नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा। इसी कड़ी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तंज के अंदाज में विपक्ष पर तीखा प्रहार किया, तो विपक्ष ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। दरअसल बीजेपी की कोशिश पश्चिमी यूपी के मतदाताओं को मनाने की है, तो विपक्ष बीजेपी पर धर्म को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रहा। इन सब पर अपने मेहमानों से बात करें, उनकी राय जाने, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड जरूर पड़ रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में नेताओं की बयानबाजी से राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है। सियासी समर में बयानबाजी और तीखी होती जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच संग्राम छिड़ा है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयानों से लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर कैराना और मुजफ्फरनगर के जरिए पश्चिमी यूपी में वोटों को साधते हुए विपक्ष को घेरा। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सीएम योगी ने बयान दिया तो उस पर अखिलेश यादव और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पलटवार कर सरकार को आड़े हाथों लिया। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा वो ऐतिहासिक वोटों से हार के जाएगा। विकास कार्यों की बात में योगी सरकार में और आपकी सरकार में कितना अंतर रहा? 10 मार्च को तो वैसे ही गर्मी आ जाएगी। होली का त्योहार लगभग आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि नौजवानों को रोजगार, नौजवानों का भविष्य कब बनाएंगे। सवाल ये नहीं कि गर्मी आएगी कि सर्दी आएगी, सवाल ये है कि किसानों की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी और नौजवानों का भविष्य बेहतर होगा कि नहीं होगा। मई और जून की गर्मी में मुख्यमंत्री शिमला बना सकते हैं, लेकिन उनके गृह जनपद में एक मां न्याय के लिए आंखों में आंसू लिए भटक रही है। उसे न्याय नहीं दिला सकते। आज देखा करीब से, गोरखपुर में बहुत लोग दर्द छिपाए बैठे हैं। आंसुओं का हिसाब देना होगा बाबा। बीजेपी की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाराज मतदाताओं को मनाने की है। अमित शाह से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। विपक्ष बीजेपी पर धर्म को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है, जबकि बीजेपी की तरफ से पलायन, दंगा और विकास के मुद्दों पर वोट मांगे जा रहे हैं। देखना होगा कि 10 मार्च को कौन सी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर राज करेगी और किसे लखनऊ की गद्दी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये क्या चुनाव को लेकर धमकी है? ये चुनाव का धमकी भरा बुखार है जो राजनीतिक पार्टियों के सिर पर चढ़कर बोलता है क्या? अरविंद सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े इस पर चर्चा के लिए। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महेश आर्या भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो अरविंद सिंह जी, आप ही के पास, आप ये बताइए कि इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए, क्या मतलब समझा जाए? देखिए, मतलब इसका बिल्कुल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, इसकी नीति रही है अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। जो योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है, उनका यही कहना है कि जो लोग गर्मी दिखा रहे थे निर्दोषों पर, जिनके गर्मी के नाते निर्दोषों का पलायन हुआ कैराना में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिनके नाते मुजफ्फरपुर जैसे दंगे हुए, 5 साल से तो आपकी सरकार है, अब काहे की गर्मी, अब काहे का पलायन? यही गर्मी शांत करने की बात कह रहे हैं वो, कि उनकी गर्मी हमने निकाल दी है और आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे भी निकालेंगे। और पहले निर्दोष पलायन करते थे, आज अपराधी उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं, कुल मिला के मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। देखिए, अपराधी यदि इसको धमकी मानते हैं और डरते हैं तो उनको डरना भी चाहिए और धमकी भी मानना चाहिए। हमारी सरकार निर्दोषों के लिए, आम जनता के लिए समर्पित है। उनके राह में जो रोड़ा बनेगा, जो उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करेगा, यदि वह हमारे बयान को धमकी मानता है तो उसको मानना भी चाहिए। महेश आर्या जी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरपुर में कुछ जगह दिखाई दे रही है,
मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं मैं। इस बयान को आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, वो कितना शिमला बना देते हैं, कितना रेगिस्तान बनाते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को तय करने वाली है। जिस तरह से ये बताते हैं कि भाई अपराधियों को ये किया, बुलडोजर चलाते हैं और भय मुक्त अपराध मुक्त प्रदेश बनाते हैं, ऐसा इन्होंने कहना है कि बना दिया। पूछना चाहता हूं कि गोरखपुर में जहां से आदरणीय योगी जी आते हैं, जहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां पर जो मोहित गुप्ता की जो होटल में हत्या हुई, क्या हुआ उनके हत्यारों का? पकड़ पाई क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि उन्नाव में जो बहनी की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ा? आगे जो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जो उसके ऊपर हत्या कर दी गई, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्यों जो दोगलापन दिखाते हैं? क्यों इस तरीके से दोहरा चरण दिखाते हैं? नहीं, लेकिन अगर अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है तो क्या समाजवादी पार्टी को परेशानी हो रही है? महेश आर्या जी, अगर अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है तो क्या परेशानी हो रही है समाजवादी पार्टी को? देखिए मैडम, दोहरा मानचित्र दोगलापन नहीं, जिस अपराधी पे चला उसकी तो तरफदारी आप नहीं कर सकते ना। लेकिन जब टहनी पर जो है वहां पर जो किसानों पे हत्या हुई, वहां के पूरे देश ने, पूरी जनता ने, इवन कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करना पड़ा। आज भी उनके बगल में बैठे हुए उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? ये जो हाथरस की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, आज तक शासन प्रशासन उनको बचाने का काम करता रहा, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं गया? जो सरेआम जो गोरखपुर में हत्यारे घूम रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ? बुलंदशहर पे इंस्पेक्टर की हत्या करने वाला महेश आर्या जी, ठीक है। अरविंद सिंह जी, आरोप यह है कि आप लोग सेलेक्टिव हैं, सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं। देखिए, महेश आर्या जी को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जब बोलूंगा वे भी बीच में नहीं बोलेंगे। महेश आर्या जी सुन लीजिए, मैं नहीं बोला हूँ जी, बोलिए। महेश जी, जब आप बोल रहे थे जी तो जी बोलिए, वो सुन रहे हैं। आप सुनिए। चाहे गोरखपुर की घटना हो या लखीमपुर की, बीजेपी ने तत्काल कार्रवाई की है और जो पुलिस ऑफिसर गोरखपुर में दोषी थे तुरंत सस्पेंड किया गया। हम समाजवादी पार्टी जैसे गायत्री प्रजापति के ऊपर बलात्कार का आरोप था, अंतिम दिन तक समाजवादी पार्टी उनको बचाती रही। उनके सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, कोर्ट ने लुकआउट नोटिस जारी किया था और इनकी सरकार उनको गिरफ्तार नहीं होने दे रही थी। हमारा ये चरित्र नहीं है, हमने गुंडों को बंद किया है। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो या आजम खान हो, यो हमारे शासन में ये सब थर-थर कांप रहे थे। और आप गवाह हैं इस बात की कि उत्तर प्रदेश के गुंडे और माफिया अपना जमानत कैंसिल करा रहे थे और कह रहे थे हम जेल में जाएंगे। ये डर होता है सत्ता का और हम इस बात के लिए कमिटेड हैं कि निर्दोषों को हम किसी को छेड़ने नहीं देंगे और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2 मापदंडों को लेकर आगे बढ़ी है, एक है सुशासन और दूसरा है विकास। इस दोनों को पूरा करने के लिए हमें जनहित में जो भी बन पड़ेगा उसको करेंगे और इसी बात का प्रकटीकरण योगी आदित्यनाथ जी अपने भाषण में कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूं अपने मित्र महेश आर्या जी से, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इनके नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय के तत्कालीन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फोन पे धमकी दे रहे थे कि आपने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों की, आपने FIR दर्ज क्यों कर लिया, आप चुप रह जाते। आप नहीं मानोगे तो महेश आर्या जी, ठीक है, देंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र नहीं है। अरविंद सिंह जी, गिरेबान में झांकिए महेश जी। महेश आर्या जी, हर सरकार जब आती है तो क्या अपनी सुविधा के अनुसार लोगों पर कार्रवाई करती है? और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को प्रश्रय देने का आरोप तो आपकी पार्टी पर है ही। नहीं, देखिए, ये सरकार चला रहे हैं और अरविंद भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और अरविंद भाई से मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। मैं समझता हूं कि अरविंद भाई की पार्टी गलत है और निश्चित रूप से अगर उस पार्टी में नहीं होते तो अरविंद भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता होते। दूसरी बात यह है कि जैसे इन्होंने बताया कि अभी तक जो उत्तर प्रदेश में सरकार चली है पूरे 5 साल तक, क्या किसानों के साथ क्या हुआ? यही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जो अभी किसानों का मूवमेंट चला, क्या किया उनके साथ? ऐसा तो कभी पाकिस्तान और जो बॉर्डर पे नहीं हुआ। जब किसान लोग अपनी हक मांगों को लेकर के आए तो उनके साथ गाजीपुर बॉर्डर पे क्या नहीं हुआ? आप सब मीडिया के चैनल के लोगों को पता है, पूरे देश की जनता को पता है। यहाँ पर विदेशों भी उनके ऊपर कांटे के तार लगा दिए गए, सड़कों पर दीवार खड़ी कर दी गई, उनके ऊपर पानी छोड़ दिया गया, बिजली पानी काट दिया गया।
ये योगी जी की सरकार की है उपलब्धि। ऐसे ही महेश योगी आर्या जी, राज आप चला रहे हैं। किसान जो धरने पर बैठे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, अगर उसका जिक्र करेंगे तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी, क्योंकि वहां पर क्या कुछ हुआ उसके गवाह हम खुद थे, हमने खुद देखा है। वो कटीले तार लगा, एक मिनट मेरी बात सुनिए, वो कटीले तार 26 जनवरी के बाद लगाए गए। जो तांडव हुआ 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर, जिस तरह से किसान घुस गए, और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं वहां पर खुद मौजूद थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वो तांडव, मैं खुद गवाह हूं उसकी, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रही हूँ। इसलिए मैं ये चीज कह रही हूँ कि वो दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी था कि उनको वहां पर, मैं क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। अब बात तो सुनिए, अब बात तो सुनिए महेश आर्या जी, अब बात सुन लीजिए। अरे अब बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। जो तांडव हुआ दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए, अगर के पक्ष से आप जवाब दीजिए। किसी के पक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, जो देखा है वो बोल रही हूँ। किसान के कानून अरविंद सिंह जी, क्या पहले चरण में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है उसको लेकर अगर इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होगी विभाजनकारी, तो बीजेपी को नुकसान होगा, इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं? देखिए महेश भाई, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बारी में आपने बोला है, मैं भी बोलता हूं, और हम दर्शकों पे छोड़ देते हैं। दर्शक जो है वो निर्णय लेंगे कौन सही है और कौन गलत है। अर्चना जी, मैं 2-3 चीजों को दोहराना चाहूंगा जिससे समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर आपके सामने और दर्शकों के सामने आ जाएगा। एक तो मैंने कहा, इनके नेता जब इनकी सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव जी इंस्पेक्टर जनरल को सार्वजनिक रूप से धमका रहे थे कि आपने माफियाओं के खिलाफ FIR क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखा, चुप रह जाते, आप चुप नहीं रहोगे तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, नंबर 1। दूसरा, इनके पार्टी के नेता का बयान था बलात्कार जैसे विषय पर कि बच्चे हैं गलती हो जाती है। गायत्री प्रसाद प्रजापति पर बलात्कार का केस उस समय चल रहा था, और इनके नेता का महिलाओं के प्रति इतनी सम्मान है कि बलात्कार जैसे विषय को गलती मानते हैं, ये कैरेक्टर। तीसरी बात कि आतंकवादियों पर उत्तर प्रदेश में जो मुकदमे चल रहे थे, जो अयोध्या में, लखनऊ में और बनारस के संकट मोचन मंदिर पर विस्फोट के जो दोषी थे, उनका मुकदमा वापस लेने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। वो तो भला हो उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का, जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया और कहा ये मुकदमे वापस नहीं हो सकते हैं। तो ये चरित्र रहा है समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है। इनसे जरा पूछिए, इनकी जब सरकार थी तो केवल 18,000 मकान की योजना बनाए थे। योगी आदित्यनाथ जी ने 5 साल में 48 लाख मकान बनाकर गरीबों में बांट दिए। एक मकान में 5 लोग भी रहते हो तो 2 करोड़ 40 लाख लोगों को हमने लाभान्वित किया है। 2 करोड़ हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया है, 2 करोड़ हमने शौचालय दिया है। उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज होते थे, 47 से लेकर 17 तक हमने 75 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। तो ये न तो विकास के मुद्दे पर टिकते हैं, न सुशासन के मुद्दे पर टिक पाते हैं। महेश आर्या जी, अरविंद सिंह कह रहे हैं आप विकास और सुशासन के मुद्दे पर बात नहीं करते, आप लोग अपराधियों को प्रश्रय देते हैं, बड़े नेता खुद इस तरह के बयान देते हैं, तो आप लोग क्यों इन पर कार्रवाई नहीं करते? ऑब्जेक्शन तो आप लोग किस तरह से, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? देखो अर्चना जी, ये अपना दामन जो हमें दिखाएं साफ सुथरा, तब तो ये कुछ बात है। अभी तक जिस तरह से इन्होंने हमारे पार्टी के संरक्षण नेता मुलायम सिंह जी के बारे में बताया कि उन्होंने कहा बच्चों से क्या होती, कि जमाने पुराने बीत गई, आज के परिप्रेक्ष्य में उसको क्या जरूरत है। दूसरी बात यह है कि अगर बच्चों की बात तो छोड़ो, इनकी सरकार में तो बाबा चिन्मयानंद की बात करें, उनको जानबूझ वो क्या कहेंगे, उसको आसाराम बापू की बात करें, उसको क्या कहेंगे। बाबा महात्मा संत का चोला पहनने के बाद भी वही काम दुराचार करते हैं, और उसके बाद मीडिया सारे लोग चुप रहते हैं। भाजपा की मुंह में दही जमता है, क्यों नहीं होता है? तो ये बताइए कि उस पर जाने की जरूरत क्या। रही बात विकास की, तो विकास के मुद्दे लाने चाहिए। अगर विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ते तो जैसे ही उन्होंने शुरुआत इलेक्शन की हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, तो उनको लगा कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, अगर हमने किसान कानून वापस नहीं लिए तो निश्चित रूप से यहाँ जनता हमको मुंह तोड़ जवाब देगी और यहाँ से धूल चटा के भेजेगी। तो इसलिए उन्होंने आनंद फानंद में वो कानून वापस लिए। उसके बाद ये मथुरा में जाते हैं, अयोध्या जी के भगवान का राम का नाम लेते हैं, उसके नाम पे दे दो। मथुरा में जाते हैं, भगवान कृष्ण जी तुम्हारी शरण में, उनके नाम पे दे दो। भाई तुमने अपना विकास कराया है, अगर रामराज चलाया है, आपने सबके लिए सबका साथ सबका विकास किया है, तो फिर आप कहीं उसको गिनाएं। अभी आपका 69,000 शिक्षकों में, जिसके में एक सेकंड की बात है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जब दलित पिछड़े सारे लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात आई, 19,000 का पूरा दलितों का, पिछड़ों का पूरे हक खा गई ये भारतीय जनता पार्टी।
फिर ये सबका साथ सबके का विकास कैसे करती है? जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, महेश आर्या जी, ठीक है महेश आर्या जी, लेकिन भगवान कृष्ण तो सपने में अखिलेश यादव के भी आने लगे हैं। भगवान कृष्ण तो चुनाव से पहले अखिलेश यादव के सपने में भी आने लगे हैं। अरविंद सिंह जी, क्या जरूरत है, मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि पेशेवर अपराधी और माफिया चुनाव के दौरान धौंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। 5 साल तो आप ही का राज था, 5 साल तख्ती लटकाई और अभी भी इस तरह की धमकी दे रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी? अर्चना जी, आपको तो इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहिए कि हमने माफियाओं और अपराधियों पे लगाम कसा है, समाजवादी पार्टी की तरह से नहीं। मैं यही तो कह रही हूं अरविंद सिंह जी, जब लगाम कस ली गई है, जब सब कंट्रोल में है, तो इस बयान की क्या जरूरत है, ऐसे धमकी भरे बयानों की? अर्चना जी, हमने केवल ये कहा है कि हमने अपने शासन में लगाम लगाया है और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी लगाम लगाएंगे। बहुत हमने क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखी है। और अर्चना जी, दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहता हूं, हमारे मित्र महेश जी कह रहे थे पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा है। देखिए, पाप आपका पिंड छोड़ता नहीं है। आपने महिलाओं के प्रति बलात्कार की वकालत की है तो आपका फर्ज बनता है पहले हाथ जोड़ के और सर झुका के इस देश के महिलाओं से माफी मांगिए। आपने खनन माफियाओं की वकालत की है तो आपका ये दायित्व बनता है कि उत्तर प्रदेश के जनता से माफी मांगे। ये कह देने से कि पुराना मामला है, आपका पिंड नहीं छूटता है। आप किसी का मर्डर कर दें और कहें पुरानी बात है, जी, अगर पुरानी बातें निकालेंगे तो पुरानी बातें निकलेंगी, उसके बाद जो विषय है उससे भटक जाएगी डिबेट। एक लाइन और बोलना चाहता हूँ, एक लाइन और बोलना चाहता हूँ। अर्चना जी, आप भी एक महिला है और इस तरीके से ये बार-बार व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जो जेल की शिक्षकों के अंदर बैठा है, तो ये पुरानी पोल पट्टी जनता। अरविंद सिंह जी, ठीक है, वो बात पुरानी है। मुलायम सिंह का जो बयान है वो बयान पुराना, उस पर अभी चर्चा अगर करेंगे तो दिशा भटक जाएगी इस चर्चा की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटूंगी महेश आर्या जी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर और कैराना में गर्मी में भी शिमला जैसा माहौल हो जाएगा। महेश आर्या जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे भाई अभी बार बार ये कह रहे थे कि भाई इनके कार्यकाल में एक बार बार नाम गिना रहे थे, भाई उस मंत्री ने ये किया वो किया, तो लेकिन भाव से ही काम कर रहे हैं क्या? अगर उस में अगर कोई किसी अपराधी ने अपराध किया है
और वो जेल के शीशों के अंदर है, तो उसको ये आदर्श मानते हैं और इसीलिए इनकी सरकार में ये पूरा बढ़ावा देके बदले की भावना से काम किया। उत्तर प्रदेश में अभी आप देख रहे हैं कि जितनी बार नौकरियां अगर निकली नहीं है, निकली हैं, तो वो पूरी तरह से लीकेज हो गए, पर्चे लीकेज हो गए, उनके किस तरह से नौजवान बेरोजगार होकर भटक रहा है, उनके लिए कुछ भी नहीं किया। अभी 2 दिन पहले की बात है, रेलवे भर्ती घोटाला किस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, घरों में उनके छात्रावास से निकाल के कूटा गया। अब इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का समय आ गया है कि किसान, मजदूर, बेरोजगार, ये सब इनको क्षेत्र में जाकर के कूटेंगे और वोट की चोट से इनको बिल्कुल सबक सिखाने का काम करेंगे। ये तो खाली यहाँ पर बैठ करके ये तो 10 मार्च को साफ हो जाएगा। महेश आर्या जी, मेरा एक सवाल सुनिए, जिस तरीके से मेरा एक सवाल सुनिए, वही सवाल मैं अरविंद सिंह जी से भी करूंगी। मैं सुन रहा हूँ मैं मुजफ्फरनगर पे पहुंचते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर के में जो बार बार उससे कोई बात बनने वाली नहीं इनकी, क्योंकि वहां के किसानों ने और गरीबों ने, सब लोगों ने, हिंदुओं ने, मुसलमान ने हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया, तभी से इनकी जमीन खिसक गई है। इसी कारण है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अरविंद सिंह जी, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे से क्या आपकी जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खिसक गई है, इसीलिए इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं? देखिए अर्चना जी, समाजवादी पार्टी और इनके नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी, ये लोग बयान बहादुर है, पार्टी भी और इनके नेता भी। बातें हैं, बातों का क्या, आप जरा देखिए 2014 से लेकर और आज तक हर चुनाव में ऐसे ही समाजवादी पार्टी के द्वारा चढ़ बढ़ के दावे की जाती है कि सामने वाले के पैर के नीचे जमीन खिसक गई है। जब चुनाव होता है और रिजल्ट आता है तो अखिलेश बाबू के पैर के नीचे से जमीन खिसकी होती है। ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड आज भी जारी है। आपको मैं बता दूं, ये हमसे विकास की बात पूछ रहे हैं, जब मैं विकास गिनाऊंगा तो ये सुनेंगे नहीं। आज हमने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया है, रोड्स का जाल बिछाया है, 75 मेडिकल कॉलेज दिया है, 48 लाख हमने मकान बनाए हैं, हमने 14 अरविंद सिंह जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अरविंद सिंह जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। वही सवाल मैं महेश आर्या जी से भी करूंगी। पार्टी के बड़े नेताओं को, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, बड़े नेता जो पार्टी के होते हैं, क्या उनको सोच समझ के नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि उनके हर एक बयान का, हर एक शब्द का, हर एक लाइन का महत्व होता है और उसका मतलब निकाला जाता है। अर्चना जी, आप हमारे नेताओं के सारे बयानों को देखिए। हम अपराधियों के प्रति कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, हम अपराधियों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, हम अपराधियों को अंदर करने की बात कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता का बयान देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कूटे जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कूटे जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कूटे जाएंगे। हमारे अरविंद भाई तो आपके बड़े बड़े नेताओं को महेश आर्या जी, घुसने नहीं दिया। महेश आर्या जी ठीक है, हमने कभी भी अरविंद सिंह जी ठीक है, यही सवाल अरविंद सिंह जी आपसे भी है, चाहे मुलायम सिंह यादव ने कहा या अखिलेश यादव, क्या बड़े नेताओं को सोच समझकर बयान नहीं देना चाहिए? हेलो जी महेश जी। अच्छा, मैं निश्चित रूप से अर्चना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी भाषा, शब्दों की मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अपोजिशन में रहकर के उनको भी और सत्ता में बैठे उनको भी। सत्ता में जो बैठे लोग होते हैं वो जब चुन के बैठते हैं, संविधान की जब शपथ लेते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री को हो, मंत्री को हो या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की, तो निश्चित रूप से वो पूरी जनता के, जनार्दन के नेता होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनकी आवाज बनते हैं। हम आप देखते हैं कि जब किसी स्टेट में चुनाव होता है, शुरुआत होती है, तो पूरे इनके हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, वो होना तो पूरे 135 करोड़ जनता के होना चाहिए और हम भी मानते हैं। बट मैं समझता हूँ कि जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी के प्रधानमंत्री देश का होता है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी का नहीं होता। करोड़ की जनता पीएम मानती है, लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब भाषा, शब्दों का चयन करते हैं तो वो दिखाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो आरएसएस संघ के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेता हैं, उनके चुनाव के प्रचारक हैं। जब ऐसी भाषा की इस्तेमाल करते हैं, अगर वो महेश आर्या जी, अरविंद सिंह जी सिर्फ 30 सेकंड, तो वो शुरुआत महेश आर्या जी बस, अरविंद सिंह जी सिर्फ 30 सेकंड। देखिए 30 सेकंड में कहूंगा, महेश आर्या जी एक सज्जन व्यक्ति हैं, सीखने के लिए कहीं से भी सीखा जा सकता है।
यदि आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता महेश जी से भी सीख ले, तो जिस तरह की बदतमीजियां वो लोग सार्वजनिक जीवन में करते हैं और बयान देते हैं, चलिए, वो सब चीजें देखने को नहीं आप मिलेगी। दोनों के जो कॉर्डियल रिलेशन यहाँ नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, अगर यही नेताओं के बीच हो तो शायद जो इतनी तीखी बातचीत, जो इतने तंज कसे जाते हैं, जो धमकी भरे बयान आते हैं, अरविंद सिंह जी ठीक है, शायद जो ऐसे तंज भरे बयान आते हैं वो नहीं आएंगे अगर इसी तरह के संबंध सारे नेताओं में हो जिस तरह के यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं महेश आर्या जी और अरविंद सिंह के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे जैसे चुनाव का वक्त पास आता जाता है वैसे वैसे नेताओं के बोल भी तीखे होते जाते हैं, लेकिन जनता तय करेगी 10 मार्च को कि उसने किसे चुना है और किसे रिजेक्ट किया है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।